दोस्तों बरसों से आप सुनते आए होंगे कि पाकिस्तान तो उनकी आर्मी चलाती है, वहाँ की सरकार बस सैन्य शासन की गुलाम मात्र है। अब एक नई क्लास भी उभर रही है जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी को दिशा दे रही है। फिक्सर्स। दोस्तों जब हम किसी देश की फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो आमतौर पर हमारे दिमाग में डिप्लोमेट्स आते हैं। लेकिन अगर ओसेंट प्लेटफॉर्म डिसइंफोलैप के हालिया ट्विटर थ्रेड पर भरोसा करें तो पाकिस्तान का मामला कुछ अलग दिखाई देता है। डिसइंफोलैप का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा ट्रेडिशनल डिप्लोमेट्स नहीं बल्कि ऐसे लोगों के जरिए चलाया जा रहा है जिन्हें आप फिक्सर्स कह सकते हैं। ऐसे लोग जिनके पास ऑफिशियल पोजीशन भले ना हो लेकिन जिनके पास सही लोगों तक पहुंच होती है। और हालिया मौक़ों में पाकिस्तान ने बार बार ऐसे व्यक्तियों ऐसे सो कॉल्ड फिक्सर्स का इस्तेमाल किया है। और ये लोग आपकी मेरी तरह आम इंसान नहीं बल्कि ऐसे हैं जिनका पास्ट कंट्रोवर्सीज फ्रॉड केसेस मिलिट्री कनेक्शंस या पॉलिटिकल लॉबिंग से जुड़ा रहा है। साल 2024 के बाद अमेरिका गल्फ कंट्रीज और चाइना में ऐसे कई एग्जाम्पल्स दिखाई देते हैं जहां पाकिस्तान ने किसी इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट के लिए ऐसे लोगों का सहारा लिया जिनके पास अपना सीक्रेट इन्फ्लुएंशियल नेटवर्क था। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि पड़ोसी देश में क्या चल रहा है तो ज़रूर देखें। और अगर आप पाकिस्तान से हैं तो फिर भी ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपको भी अपनी हुकूमत की करामातें पता चलेंगी। तो जो पहला फिक्सर है वो है उमर फारूक ज़हूर। अप्रैल 2026 में यूएस ईरान पीस टॉक्स के लिए अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस इस्लामाबाद आए थे। तब एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिसने कई लोगों का ध्यान खींचा था। जेडी वांस की मौजूदगी वाले कमरे में एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसका नाम था उमर फारूक ज़हूर। अब सवाल यह है कि ये व्यक्ति आखिरकार है कौन और क्यों इसका जेडी वांस के साथ दिखने से हंगामा खड़ा हो गया था। दोस्तों उमर फारूक ज़हूर दुबई में रहने वाले पाकिस्तानी मूल का एक बिजनेसमैन है लेकिन उसके नाम के साथ कई सीरियस कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हैं। नॉर्वे में उस पर एक मल्टी मिलियन डॉलर फ्रॉड के आरोप लगे हैं। नॉर्वेजियन अथॉरिटीज कई वर्षों से उसे तलाश रही हैं। बताया जाता है कि ज़हूर के पिता नॉर्वे में बस गए थे और एक पुस्तक में उसके परिवार को नॉर्वे के सबसे प्रभावशाली माफिया नेटवर्क्स में से एक बताया गया है। 2003 में ओस्लो के कोर्ट ने उसे ट्रैवल एजेंसी फ्रॉड मामले में दोषी ठहराया था। उसी वर्ष एक कथित फेक स्विस बैंक से भी उसका नाम जोड़ा गया जिसमें 27 इन्वेस्टर्स के लगभग 120 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर डूब गए, यानी कि लगभग 116 करोड़ रुपए। इसके बाद 2010 में ओस्लो पुलिस ने उसे नोडिया बैंक फ्रॉड केस से जोड़ा जिसमें लगभग 62 मिलियन क्रोनर दुबई भेजे जाने का उस पर आरोप लगा। ये व्यक्ति जो इस्लामाबाद में जेडी वांस के साथ खड़ा था वह कितना बड़ा क्रिमिनल कितना बड़ा फ्रॉडस्टर है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि साल 2010 में इंटरपोल ने इसके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था। लेकिन 2022 में पाकिस्तान ने चुपचाप इंटरपोल से संपर्क साध कर उनसे रिक्वेस्ट करके ये रेड नोटिस हटवा दिया। वो अलग बात है कि आज भी नॉर्वेजियन अथॉरिटीज़ उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जारी रख रही हैं। लेकिन उमर फारूक ज़हूर को पाकिस्तान ने हिलाल ए इम्तियाज़ तो से सम्मानित किया जो देश के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड्स में से एक है। और इतना ही नहीं, उसे पाकिस्तान का एम्बेसडर एट लार्ज फॉर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी बनाया गया। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ विदेशों में वर्षों से सीरियस एलिगेशंस लगे वहाँ पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पाकिस्तान ने पब्लिकली कभी इस व्यक्ति के बारे में कुछ विस्तार से नहीं बताया कि ये कौन है, ना ही विदेश में इसके खिलाफ आरोपों पर कोई सफाई दी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या आम पाकिस्तानियों को पता भी है कि उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऐसे फ्रॉडस्टर्स देख रहे हैं। अब आते हैं दूसरे फिक्सर पर जिसका नाम है बिलाल बिन साकिब। अप्रैल 2025 में पाकिस्तान ने ट्रंप फैमिली से जुड़ी क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल यानी WLF के साथ एक समझौता किया था। इस पूरी प्रोसेस में बिलाल बिन साकिब ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब कोइंसिडेंस कहें या कुछ और, ये डील पहलगाम टेरर अटैक होने के 4 दिन बाद साइन हुई थी और फिर कुछ दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। बाद में बिलाल को WLF का एडवाइज़र बनाया गया। इसके बाद वह पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का CEO भी बना। डिसइंफो ऐप के अनुसार बिलाल ने अमेरिकन सेनेटर्स जैसे कि सिंथिया लुमिस, बिल हैगेटी और टेड क्रूज को लॉबी किया। इतना ही नहीं, बाइनेंस के फाउंडर चैंगपेंग ज़ाओ यानी CZ को भी पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र बनाया गया। याद रहे कि CZ पहले हमास, अलकायदा, आईसिस को मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कानूनी मामलों में कन्विक्टेड था। और ये व्यक्ति बिलाल खुद भी काफ़ी सस्पिशियस है।
बिलाल से जुड़ी कई कंपनीज यूके में एक ही पते पर रजिस्टर्ड है। इनमें से कई की वेबसाइट्स तक नहीं है और ट्रांसपेरेंसी भी बेहद सीमित दिखाई देती है। हमें आश्चर्य नहीं होगा अगर ये शेल कंपनीज निकलेंगी। खैर, इसकी एक कंपनी तैयबा यूके का संबंध अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट नाम की एक कंपनी से है और इस ट्रस्ट के बोर्ड में बड़ी संख्या में रिटायर्ड पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर शामिल हैं। दोस्तों, ऐसे ट्रस्ट अक्सर पाकिस्तानी आर्मी के पैरेलल फाइनेंशियल नेटवर्क की तरह काम करते हैं जहां से वे सरकारी पैसा खर्च कर सके। खैर, बिलाल पर वापस आते हुए, अमेरिका पाकिस्तान की क्रिप्टो डील्स में इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है वो इस बात से पता चलता है कि 2025 में ये अमेरिका गया था। वहाँ उसने जेडी वांस, एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की मौजूदगी में पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व की घोषणा की। इसके अलावा उसने कई अमेरिकी सेनेटर्स से मुलाकातें भी की थी, ये आज जिसको आप लॉबिंग ही कह सकते हो। खैर, पाकिस्तान की लॉबिंग पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। डिसइंफो लैब के अनुसार पाकिस्तान ने वाशिंगटन डीसी की लॉ फर्म सीडन लॉ को लगभग $200,000 पर मंथ का पेमेंट किया। इसका उद्देश्य व्हाइट हाउस और अमेरिकी प्रशासन के भीतर मीटिंग्स और एक्सेस हासिल करना था। बाद में सीडन लॉ ने जैवलिन एडवाइजर्स को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया। जैवलिन एडवाइजर्स के फाउंडर्स कीथ शिलर और जॉर्ज सोरियल बताए जाते हैं। कीथ शिलर डोनाल्ड ट्रंप के लंबे समय तक बॉडीगार्ड रहे, जबकि जॉर्ज सोरियल ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहे हैं। उनकी कंपनी का टैगलाइन ही है बिल्ट बाय इनसाइडर्स डिफाइंड बाय एक्सेस, और इनका तो पाकिस्तानी पहला क्लाइंट था। फारा यानी फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के दस्तावेजों के अनुसार इन लॉबिस्ट्स का काम व्हाइट हाउस, कांग्रेस और अमेरिकी जनता के सामने पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस और कश्मीर इशू पर पाकिस्तान का पक्ष रखना था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ये लॉबिंग जारी रही थी और इस दौरान पाकिस्तान ने इस लॉबिंग करने में भारत से लगभग 3 गुना ज़्यादा खर्च किया और इसी लॉबिंग नेटवर्क के कारण पाकिस्तान को बहुत इनाम भी मिले, जैसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस विजिट, पाकिस्तान के टैरिफ रेट का 29% से घटकर 19% होना, या फिर एक अमेरिकी माइनिंग कंपनी द्वारा पाकिस्तान आर्मी की फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ लगभग $500 मिलियन की डील। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई लोगों ने पूछा था कि पाकिस्तान अचानक से विश्व मंच पर इतना आगे कैसे आ रहा है। वह दरअसल कोई बड़ी डिप्लोमेटिक जीत नहीं थी, बल्कि फिक्सर्स और लॉबिंग का कमाल था। आपको बता दूं दोस्तों, पाकिस्तान अपनी इमेज सुधारने के लिए फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल भी कुछ इसी ढंग से करता आया है। इस पर हमने पहले भी रिपोर्ट की थी, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिलेगी। तो दोस्तों, वैसे पाकिस्तान जो कर रहा है इससे उसे शॉर्ट टर्म फ़ायदे मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मॉडल नुकसानदायक ही साबित होता है। इससे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी और इंटरनेशनल इमेज ख़राब होती है, जो वैसे भी पाकिस्तान के खास अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए पैम्फलेट देखते रहिए और हमें कृपया सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।